अपने किशोर किशोरी को मित्रवत समझने वाले समस्त अभिभावक मंडल एवं संरक्षक मंडल, मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से के प्रतिनिधि के रूप से आप सभी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और साथ ही उन व्यूअर्स का, शेयर करने वालों का, लाइक करने वालों का, सजेशन देने वालों का, कॉम्प्लीमेंट्स करने देने वालों का और साथ ही जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स उनको दिखाई देती हैं, उनका सॉल्वर सॉल्वर बनकर उनकी शंका समाधान की इच्छा करने वाले आप सभी का पूरी अरविंदो सोसाइटी आभार व्यक्त करती है। पिछले सेशन में हमने युवा होते किशोर के लक्षण और विशेषताओं के विषय में बात की थी। आज हम उससे कि आपको उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके विषय में हम बात कर रहे हैं। अरे बड़े प्रसन्नता की बात है कि आपका बच्चा किशोर हो रहा है, यानी एडोलसेंट एज में है, टीन एज में है, यानी वो एडोलसियर एडोलसियर हो चुका है। यानी एडोलसियर का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना, यानी मजबूती की ओर बढ़ना। जब आपका बच्चा मजबूती की ओर बढ़ रहा है, युवावस्था की दहलीज पर खड़ा है, आपका सहयोगी बनने को तत्पर है, तो आपकी प्रसन्नता स्वाभाविक है। परंतु वो बच्चा जो इस अवस्था में जी रहा है, वो बहुत ही व्याकुल है। वो क्योंकि ना तो वो प्रौढ़ बन पाया और ना ही वो बालक रह गया, और वो इस बीच की स्थिति में बहुत ही तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था में जा रहा है। वो आपका साथ उसको वांछनीय है, वो चाहता है कि कोई मेरे साथ रहे, परंतु साथ साथ ये भी चाहता है कि मेरे साथ कोई ना रहे। एक अजीब सी स्थिति में वो जी रहा है कि उसकी जो अवस्था है वो एक परिवर्तन की अवस्था है। बहुत ज़बरदस्त से चेंज उसके अंदर आते चले जा रहे हैं, वो खुद समझ नहीं पा रहा। उसके अंदर नवीन शक्ति का उदय हो रहा है, स्फूर्ति आ रही है, स्फूर्ति आ रही है, अभिलाषाएँ जन्म ले रही हैं और साथ ही क्रांतिकारी परिवर्तन का उदय, प्रस्फुटन हो रहा है। और भावनाएँ भावनाएँ आंदोलित हो रही हैं। मतलब संवेगात्मक स्थिति, एक उथल-पुथल उसके अंदर उसे मचा रही है। तन और मन दोनों विकसित हो रहा है, वो तो स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है। रुचियाँ परिवर्तित होती जा रही हैं। आप इस साथ-साथ कल्पनाओं की उड़ान छो रही है, दिवा स्वप्न देखने लगा है। तनाव और पर तनाव और संघर्ष और बेचैनी उसको अस्थायित्व दे रही है, स्थायित्व नहीं दे रही, अस्थायित्व दे रही हैं। और वो जो अस्थायित्व है, वो उसे इतना परेशान कर रहा है कि वो नई सोच को विकसित करना चाहता है पर स्पष्ट रूप नहीं दे पा रहा। उसका अंतर्मन अंदर से शोर मचा रहा है, उस शोर को वो समझ ही नहीं पा रहा। जो शोर उसके अंदर से उठ रहा है, उसको समझ नहीं पा रहा, तो समझाए कैसे? वो खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, क्या उथल-पुथल मची हुई है, क्या मेरा शरीर माँग रहा है, क्या मेरा मन माँग रहा है, क्या मेरे इमोशंस माँग रहे हैं, क्या मुझसे समाज चाहता है? ये सारी बातें उसको समझ में नहीं आ रही, तो वो दूसरों को कैसे समझाए? अब बड़ी अजीब स्थिति हो रही है कि उसका जीवन काल का ये महत्वपूर्ण अवस्था है, पर वो तो जानता नहीं। पहली बार चुनौतियाँ उसके दरवाजे पर खटखट कर रही हैं, यानी उसके अंतर्मन के दरवाजे पर उसको खट-खट कर रही हैं कि कुछ कर, पर क्या कर, कैसे कर, क्यों कर? ये उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, और शरीर व मानसिक दृष्टिकोण में उसके परिवर्तन आ गया है। ईगो जो है बलवती होती चली जा रही है। ऐसे में वो आपका सहयोग और सही मार्गदर्शन को चाहता है, उसे आपका साथ चाहिए। किस तरह का? जो आपके सहयोगी प्रवृत्ति का हो, सही मार्गदर्शन का हो, वो साथ वो वांछित है। मतलब समाज के प्रति सब तरफ से मैं कहूँगी कि वो वांछित है। उसको चाहिए, उसकी आवश्यकता की पूर्ति चाहिए। सबसे पहले आप शारीरिक रूप से ही उसको देख लीजिए। शारीरिक रूप से में क्या है
कि सबसे पहले तो उसे बताइए, एक्सेप्ट करना सिखाइए कि जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो सबके साथ होता है। ये एक प्रकृति का नियम है। जैसे कि एक पुष्प के पौधा विकसित होता है, जब विकसित होता है तो उसमें सबसे पहले कली आती है और कली धीरे-धीरे से फूल के रूप में विकसित हो रही है और उसके बाद उसके अंदर फल आते हैं। तो तब ये स्थिति जो परिपक्वता है, वो उसको आपको सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये सबके साथ होता है, ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आपके साथ हो रहा है तो ऐसे, और हम भी थे, अरे हमारे साथ भी ऐसे बदलाव आए थे, हमें भी थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ था, हमें तो कोई समझाता भी नहीं था, परंतु आज परिस्थिति बदली, मैं आपको सारी बातें समझाऊँगी। तो उसे एक्सेप्ट करना सिखाइए कि ये जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, ये वास्तव में स्वाभाविक हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि तेरे साथ कुछ है। उसे उन लोगों का उदाहरण, उसके सखियों का, उसके दोस्तों का, सबका उदाहरण देकर बताइए, अपने रिश्तेदारों का बताइए कि सबके साथ ऐसा हुआ और फिर मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तभी तो, और उसके साथ-साथ उसे अनिवार्य पौष्टिक आहार देना शुरू करिए, क्योंकि बच्चा तेज़ी से विकास की ओर है, तन-मन दोनों से विकास की, तो उसको उसके आहार में बहुत ही संतुलित और स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने वाला एक आहार देने की उसको आदत, उसको लेने की भी, और आप उसको किस तरह से मुहैया करा रहे हैं, उसको दे कर के उसके अंदर एक प्रवृत्ति जगाइए कि वो अच्छे से अच्छा एक गुड फूड की आदत उसके अंदर डालिए। तो वो उसके तन मन को दोनों को विकसित करेगा, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विकास का स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, निर्माण होता है। क्योंकि शरीर जैसा शरीर होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो उसी तरह से उसका स्वस्थ शरीर को और स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कराने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उसके संतुलित विकास के लिए, संतुलित शारीरिक विकास के को सचेत करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको व्यायाम, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएँ आदि पर उसकी स्वाभाविक रूप से आदत बनानी चाहिए, उसको डालनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम ये कार्य उसको इस किशोरावस्था में करते हैं, तो आपको भी ध्यान होगा कि जो कार्य आप उस उम्र में किया करते थे, वो आज भी बलवती रूप में आपके अंदर स्थित हैं। यदि आप सुबह-सुबह सुबह-सुबह स्नान करते थे, सुबह-सुबह अच्छा फूड खाते थे, अच्छी तरह जैसी दैनिक क्रियाएँ आप करते थे, वो आपको अच्छा बनाते थे। और कई बार क्या होता है कि इसी एज में अल्कोहल की एडिक्शन, तरह-तरह के एडिक्शन की आदत पड़ जाती है, एडिक्ट हो जाता है बच्चा, जैसे कि स्मोकिंग की आदत पड़ गई, तो उसको बहुत समझदारी से, बहुत बौद्धिक उपायों के द्वारा उसको आपको समझाना पड़ेगा। उसको इस तरह का बनाइए कि अपने स्वामी स्वयं बनो। यानी कि हमें कहना ना पड़े, हमें समझाना ना पड़े, वो स्वयं समझदार हो कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा अपने घर से संतुष्ट होता है, तो वो इधर-उधर की बातों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसकी जो बेचैनी है, उस बेचैनी को समाप्त करने के लिए वो लेता है। जब वो घर से ही व्याकुल नहीं होगा, घर से ही बेचैन नहीं होगा, तो वो इतने अच्छे ढंग से उन परिस्थितियों से भी स्वयं को बचाता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए घर में ही आप उसको इस तरह का दीजिए, उसको यथासमय सोने का, जागने का, नित्य क्रियाएँ करने की आदत डालिए, क्योंकि यही आदतें बाद में पल्लवित होती चली जाती हैं और एक वो स्वस्थ युवा होकर के समाज का कल्याणकारी युवक बन पाएगा। और ये जो है उसको अभी से, पेरेंट्स को भी ना अभी से ये सारी वैल्यू देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इसकी परिवर्तन की अवस्था है। ये एक निश्चित जीवन शैली को प्रदान करेंगी। यही बात अभी हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी में एक कार्यक्रम है, एक विभाग है जिसको हम कहते हैं पीबीएल। पीबीएल मीन्स प्रोजेक्ट जी इसको कहते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग।
जब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या है कि बच्चों को कुछ ऐसे प्रकृति के माध्यम से ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं जिससे कि वो सीखते चले जाते हैं और वो प्रकृति के माध्यम से ही नई-नई चीज़ें सीखते चले जाते हैं। ये एक इतना अच्छा प्रयास है कि हर किसी को वो बहुत पसंद आ रहा है और इससे बच्चा जो है सहज रूप से किशोर होता हुआ या किशोर बच्चा नई-नई सारी अनुभूतियों को शारीरिक और मानसिक सारे गठन को अपने पुष्ट गठन को प्राप्त कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब सिखाई जाती हैं, तो हमारा बच्चा एक स्वस्थ सबल युवा बन कर के निकलता है। अब ज़रा समाज में भी आ गया बच्चा, अब तक तो वो खेलता-कूदता था, कुछ उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो एक ग्रुप में भी खेलता था। अब वो स्वयं को एक लीडर के रूप में देखने लगा। उसको लगता है कि मैं जो हूँ, मुझे सब समझें, हैं? पर वो खुद किसी को नहीं समझना चाहता। ये उसके अंदर एक तरह की एक ईगो है जिसे वो नहीं समझता। जो बाल्यकाल सुलभ एक जो शैशवावस्था की कुछ चेष्टाएँ थी वो फिर उसके अंदर जागृत हो जाती हैं। जैसे कि यौन इच्छा उसके अंदर जो शैशवावस्था में थी, जो बाल्यावस्था में सुप्त हो गई थी, वो भी पैदा हो जाती है। तो समाज में आकर वो एक लीडरशिप में बनने के लिए कोशिश करता है। तो वो जो है सबसे पहले कि वो सबसे पहले बहुत ये सोचता है कि सब मुझे समझें। मैं चाहे किसी को समझूँ या ना समझूँ, तो सबसे पहले आपको वही बात ध्यान देखनी पड़ेगी क्योंकि सबसे अच्छे गाइड आप ही हैं क्योंकि आपने जीवन के कई रंग देखे हैं। आप यहाँ तक आए हैं तो आपने सारे अनुभव देख रखे हैं। आप माँ बन चुकी हैं परंतु आप कभी पुत्री भी थी, बहन भी थी, बहन भी थी, पत्नी भी बनी और उसके बाद आप माँ भी बनी। उसके और ऐसे ही आप भी पुत्र भी थे, पति भी थे, भाई भी थे। तो आप उन जीवन के रंगों को देखते-देखते उसके साथ आपको व्यवहार करना पड़े क्योंकि आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, वो पहले की तरह से नहीं है। उसके अंदर परिवर्तन स्वाभाविक है। उसका जो है व्यवहार, उसके जो संस्कार हैं, उसकी जो व्यवहार है, वो उसके जो कार्य है, वो या उसका जो युवावस्था, किशोरावस्था के जो परिवर्तन हैं, वो उसके व्यवहार को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो उससे क्या करें कि हम बैठ कर के बातें करें, उसके अंदर जो भी कोई समस्या पैदा होती है, उसको समस्या को जानने की कोशिश करें। उसके साथ उम उसके साथ मानवीय मूल्य के विषय में बातें करें कि बेटा देखो रिश्तेदारों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमें अपने छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा है और वो सारा किसके माध्यम से होगा? आपके अपने आचरण के माध्यम से। जब मानवीय मूल्य हम अपने आचरण के माध्यम से ही बच्चे को सिखाते हैं, तो हमें ये सारे व्यवहार देखकर एक आदर्श को उसके विषय में हमें एक सबसे बड़ी बात है तर्कपूर्ण ढंग से जानें, उसकी समस्याओं को भले ही प्रकार से जानें, उसके विषय में हम तर्कपूर्ण तार्किक विवेचना करें, तार्किक ढंग से आप बात करें। अगर वो बच्चा बोल रहा है तो उसकी बातें बहुत प्यार से सुनें, लगातार सुनें, एक अच्छे गुड लिस्टनर बन कर के आप उसकी बातों को सुनें, फिर तर्कपूर्ण उसके साथ विवेचना करें, तो बच्चे को समझ में आ जाता है। बच्चा बोलेगा तो है ही, कोई ना कोई उसके तर्क कभी-कभी बहुत अनर्गल और विवेकहीन होंगे, परंतु उसको सही करना किसका कार्य है? आपका आपका कार्य है। तो इसको किससे? कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से क्योंकि बच्चा बड़ा जिज्ञासु होता है, वो हर चीज़ को जानने की इच्छा करता है। तो जब आप उसको जानने की इच्छा होती है, तो कई बार आप अपने घर के ही किस्से उसको सुनाइए। उससे क्या है उसके अंदर मानवीय मूल्य मूल्य बढ़ेंगे। बेटा हमारे घर में ऐसा होता था, आज हम इस स्थिति में पहुँचे, पहले हम ऐसे करते थे जब हमारे पास कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो हमारे पास ये चीज़ होती थी हम उसको ऐसे करते थे। तो बच्चे का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होता है, एक तर्कपूर्ण ढंग से वो सोचने लगता है, तो उसकी वैज्ञानिक बुद्धि भी काम करती है।
कई बार बच्चा किसी न किसी को आदर्श बना लेता है। आदर्श बनाता है कि मैं तो बिल्कुल ऐसा बनूँगा, इस वैज्ञानिक की तरह से बनूँगा, इस डॉक्टर की तरह से बनूँगा, इस तरह से किसी भी कोई बहुत अच्छा कलाकार है, मुझे उसकी तरह कोई संगीतज्ञ है, तो आप कोशिश करिए कि उस संगीतज्ञ से आप उस जो भी उसका आदर्श है, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे कोशिश करिए कि उससे आप बात करा सकें। बात नहीं करा सकते तो उसके विषय में उसकी पाठ्य सामग्री उसको ला कर के दें, उसके लिए वीडियो ला कर के दें, जिससे कि उसकी अभिरुचि को आपने पहचान लिया और उसके माध्यम से आपने बात की। कभी आपके पड़ोस में, कभी आपके उसके विद्यालय के कोई अध्यापक है, कोई है, उसके आदर्श बन जाते हैं। ये एक उम्र होती है कि इसमें एक वीर पूजा की भावना बच्चे के अंदर आती है कि वो किसी को आदर्श मान लेता है। तो उस आदर्श के माध्यम से अगर हम उसको सही मूल्यों की स्थापना कर दें, तो वो बहुत अच्छा काम है। तो एक समाज में रह कर के जो उसके सामाजिक परिवर्तन है, उसकी संतुष्टि नहीं हो पा रही, तो वो संतुष्टि उसको मिलती चली जाएगी। वो उसके साथ-साथ आप उसको वंचन है, यानी ठगे जाना। अब ठगे जाना कई बार बच्चा है ना किसी से ठगा जाता है क्योंकि बहकावे में जल्दी आ जाता है। तो मुझे अपना एक याद आता है कि एक बार मैं एक छोटी-सी थी, तो एक दुकान पर गई। तो दुकान पर गई तो मैंने दुकानदार को पहले पैसे दे दिए और उसके बाद जब उसने मुझे सामान दिया तो उसने कहा मुझे पैसे लाओ। मैंने कहा कि नहीं, पैसे तो मैं आपको दे चुकी। तो वो कहने लगा नहीं, आपने पैसे मुझे दिए ही नहीं। तो अब मैं बहुत रुआँसी हो गई और बहुत परेशानी में मैं उसकी चीज़ वापस कर घर आ गई। जब मैंने अपने पिताजी को ये बात बताई तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया, "बेटे जब भी कोई चीज़ खरीदो तो पैसे हमेशा बाद में दो।" क्योंकि हो सकता है वो भी गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसको ध्यान नहीं रहा हो, पर आपके पास तो कोई भी बात नहीं है। तो क्या है, मैं उस घटना से अपने पिता के द्वारा दी गई उस सीख से, उस बचपन में, उस किशोरावस्था में ये बात सीख गई कि मुझे किसी से ठगे नहीं जाना है। तो वंचन है आपका, दुःख है, पीड़ा है, समाज में बहुत सारी बातें होती हैं और बिना बात के ये दुःख पीड़ा मिलती हैं, तो उस पीड़ा से बचाने के लिए हमें समझाने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि देखो बेटा, कई बार दोस्त भी गलत हो सकते हैं, रिश्तेदार भी गलत हो सकते हैं, आपको किससे बचना चाहिए। अपने बच्चियों को का तो हम ख्याल रखते ही हैं, पर साथ-साथ बालकों का भी हमें बहुत ख़्याल रखना पड़ता है कि कहीं वो किसी के द्वारा ठगी ना जाएँ, कोई उनको दुःख ना दे दे, कोई पीड़ा ना दे दे, क्योंकि उससे वो किशोरावस्था की पीड़ा है, दुःख है और वंचना है, ये आजीवन बच्चे के अंदर एक कील की तरह से टीस देती चली जाती है। जैसे कील चुभा दी गई हो, लगातार चुभाती चली जाए, तो वो टीस है और उसका पूरा व्यक्तित्व बिखर जाता है। तो ये बातें हमें समझानी पड़ेंगी, समाज के माध्यम से इस समाज में स्थित रहना, समाज में रहना कोई सरल काम नहीं है। बहुत ढंग से बैलेंस बनाना पड़ता है, उस बैलेंस को कौन समझाएगा? बैलेंस कौन करवाएगा? आप, केवल आप। अगर आप फ़िल्म दिखा रहे हैं, तो फ़िल्म में साथ बैठिए, क्योंकि वो किस तरह की फ़िल्म देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इस तरह के सीन आ जाते हैं कि बच्चा उसको समझ नहीं पाता, उसको देखने की तो जिज्ञासा होती है क्योंकि किशोर है, किशोर के अंदर ये वाली फीलिंग्स बहुत जल्दी होती हैं क्योंकि उसके अंदर यौनाकर्षण बढ़ रहा है, तो वो उसको देखता है और उसको सही रूप में नहीं लेता। तो आप उसको समझाइए कि बेटा ये सब होता है, ये स्वाभाविक है, परंतु ये सिर्फ़ अपने पति या अथवा पत्नी के बीच में ही होता है। तो जब आप उसको एक क्लियर स्थिति दे देते हैं, तो उसको एक स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल जो व्यवहार है हमारा, ये केवल जैसे बहन-भाई का भी एक व्यवहार स्पेशल होता है, वो उसी के लिए होता है। इसी तरह पति-पत्नी का जो व्यवहार है, वो भी केवल एक स्पेशल व्यक्ति के साथ ही होता है, हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। न आप उसको इस अगर आपका खुद का व्यवहार पारस्परिक व्यवहार अच्छा है, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति अगर व्यवहार अच्छा है, तो क्या है, बच्चा भी सीखता है कि अगर वो मातृशक्ति की पूजा करना शुरू करेगा, अपनी बहन का भी आदर करेगा, माँ का भी आदर करेगा, तो वो अपने आप अपनी पत्नी का भी आदर करेगा।
तो और अगर आपके घर में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप ही किशोर के सामने झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो स्थिति है विकृत हो जाएगी। वो अपनी पत्नी को भी अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक उसके पिता उसकी माता के साथ करती थी या माता उसके पिता के साथ करती थी। मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, किशोर और किशोरियों को दोनों को समझाने के लिए कह रही हूँ कि दोनों ही अपने जीवन संगी के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि आपने उनके सामने अपने रूप में किया है। तो अगर आपको एक समाज में एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाना है, तो अपने बच्चों के सामने आप वैसा व्यवहार करिए कि जिससे कि बच्चे के अंदर वैसी भावना कार्टून जो है बहुत अच्छे इस तरह के कार्टून दिखाइए जो एक सहज स्वाभाविक यथार्थ के धरातल पर हों। ऐसा ना हो कि वो कल्पना की उड़ान पर हो। एक अभी कोई मैंने सुना था पबजी नाम के कोई प्रोग्राम होता है, उसे बच्चे बहुत रोमांचित होकर देखते हैं। मैंने तो देखा नहीं है पर सुना है किसी बच्चे के माध्यम से कि अजी मैं तो वो देखता हूँ। उसमें क्या होता है उसी ने मुझको बताया कि 99 लोगों को मार करके वो जो है बड़ा बन जाता है। अब जब वो पबजी में देख रहा है तो वो तो हिंसावादी बन गया। वो इस तरह के अगर कार्टून आप दिखा रहे हैं, तो बच्चा तो हिंसावादी है, सबको मार-मार करके वो ऊपर उठना चाहता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो है, पर सबको मार कर। ये नहीं सबको सहयोग को, सबको आपस में मिला करके वो लीडर बनना चाहता है। तो उससे क्या है कि उसकी परिस्थितियाँ, आपके बच्चे की परिस्थितियाँ, आपके किशोर और किशोरियों का जो अवमूल्यन है, उसके नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन हो रहा है। आपने उसको सहयोग, सौहार्द नहीं सिखाया जबकि आपको चाहिए क्या कि आप इसके माध्यम से समाज में किस तरह से सहयोग से रखा जाए, किस तरह सौहार्द हो, प्रेम हो, अनुशासन हो, कर्तव्य निष्ठा हो, ईमानदारी हो या सहानुभूति हो या समानुभूति हो। जैसे कि आपके घर में सेवक हैं, आपके घर में चपरासी मतलब पियून आपके घर में सेवक काम कर रहे हैं। तो आप अगर अपने सेवक से बदतमीज़ी से बोलते हैं, "तू ये कर, तूने अभी तक ये नहीं करा", तो बच्चा भी वही बात सीखता है। जब आप अपने सेवकों से आप भैया ये करिए, आप ये करिए, ऐसा है वो भी तो इंसान है। तो जब हम उनके साथ एक समानुभूति का व्यवहार करते हैं, तो बच्चा स्वयं सीखता है। जब आप बच्चे से कहते हैं, "भैया दिलीप भैया से ये काम कराइए, ज़रा-सा ये कहिए, दिलीप भैया को ये कहिए", तो बच्चा जब दिलीप भैया कहकर के कहता है कि भैया आप मेरे ये चीज़ दे दीजिए, मेरा लंच दे दे दीजिए या मेरे ये यहाँ की झाड़ू लगा दीजिए या कोई स्वीपर है, जब आप उससे भी आदर से बात करते हैं, तो बच्चे के अंदर एक समानुभूति की भावना डेवलप होती है। आपने अपने घर में इस तरह का वातावरण पैदा किया कि बच्चे के अंदर सहानुभूति भी आ गई, समानुभूति भी आ गई और उसका जो एक स्वाभाविक प्रवाह है, उसका स्वाभाविक उसके अंदर प्रभाव बढ़ा, प्रवाह रूप में उसके अंदर एक स्वाभाविक सामाजिक रीतियों का, सामाजिक सुव्यवस्था का एक जो प्रभाव उसके अंदर बढ़ा, वो आपके लिए काबिल-ए-तारीफ़ होगा कि आपका बच्चा धीरे-धीरे युवा होकर के अपने अधीनस्थों के विषय में भी उसी तरह की सोच रखेगा, उसी तरह की कार्यप्रणाली होगी। जब बच्चा युवा होकर अधिकारी भी हो जाता है और अपने अधीनस्थों से बहुत प्यार से व्यवहार करता है, तो वो कार्य बहुत सहज सुगम होता है और चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। तो आपने एक छोटे से तरीके से अपने घर के व्यवहार में जो वातावरण स्थापित किया, उसके माध्यम से आपका बच्चा एक बहुत अच्छी मानवीय मूल्यों को अपने अंदर स्थापित कर गया। तो समाज में रहकर आपको एक ये कहना चाहिए प्रजातंत्रीय वातावरण भी देना होगा साथ-साथ कि प्रजातंत्रीय वातावरण कैसे कि आप अपने सभी बच्चों में समानता का व्यवहार करें। हर बच्चा व्यक्तिगत रूप से विभिन्न होता है, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भिन्न होता है। तो आप ऐसा ना करें कि किसी बच्चे को बहुत अधिक प्यार करने लगें, किसी बच्चे को कम करने लगें। उससे भी आपके घर की व्यवस्था बहुत बिगड़ सकती है और वो बच्चा समाज में एक विद्रूप स्थिति अपनी बना लेगा, एक भयंकर स्थिति बना लेगा, जिससे कि आपको रोज़ ही आमना-सामना करना पड़ेगा। आप देखेंगे जिन बच्चों को घर से प्यार नहीं मिलता, वो समाज में भी व्यवस्थित नहीं हो सकते। तो उचित ढंग से उनका सामाजीकरण करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। उनके संवेगों को
को स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा, क्योंकि समाज में जाकर जो बच्चा पहले एडजस्ट हो जाता था, वो बच्चा अब किशोरावस्था में आ रहा है, वो कहीं भी लड़ाई कर के कर सकता है। तो उस समय में आप अपने बच्चे की भली-भाँति पहले बात सुनें। ऐसा ना हो कि उसी समय आपने उसकी पिटाई कर दी और दूसरा बच्चा खुश होकर के चला गया। पहले आप अपने बच्चे की बात सुनिए कि आखिर हुआ क्या था, और उस पर विश्वास भी जताएँ। और अगर वो विश्वास आपकी बात जिस पर आपने विश्वास किया वो गलत निकले, तो आप उसको स्पष्ट रूप से बता दें कि ऐसी बात सुनने की मैं आदत नहीं हूँ। क्योंकि ये वाली बातें भी आपको समझनी पड़ेंगी। इसी तरह से उसके अंदर एक संवेगात्मक भी स्थिति बनती चली जा रही है। बच्चा बहुत सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। उसका विकास बहुत सेंसिटिविटी की तरफ है। हर चीज़ में ज़रा-सी देर में वो रूठ जाता है, मन जाता है, ज़रा-सी देर में रोने लगता है, ज़रा-सी देर में खुश होने लगता है। ये एक उसके हार्मोनल चेंजेज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मैंने उस दिन भी बताई थी, उसके अंदर काम भावना का उदय हो रहा है। काम भावना का उदय स्वाभाविक है, परंतु ये जीवन का एक विशेष तो नहीं, परंतु इस अवस्था का एक मूल तथ्य है। एक है कि काम भावना आवश्यक अवश्य है, क्योंकि सृष्टि का परिचालन करने के लिए, संचालन करने के लिए काम भावना का उदय होना है। पर वो खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन आ रहे हैं, शारीरिक परिवर्तन में वो समझ नहीं पा रहा। तो उस संवेग उसके अंदर एक प्रेम का संवेग उत्पन्न होता है। तो ये काम प्रवृत्ति का तीव्र जो संवेगात्मक प्रभाव है, उसको असाधारण बना लेता है। उसका उसको अनुसरण करना उसके लिए बड़ा कठिन होता है, उसको सह पाना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो उस समय उसको जो है उसके आदर्श को उसकी को उदाहरण के अच्छे उदाहरण के द्वारा, जैसे वो रूठ रहा है, मना रहा है, किसी बात है, अब बिना बातें चाहे वो उसकी प्रेमिका एक एक समझो एक आकर्षण मात्र ही तो होता है वो। तो वो किसी के प्रति रूठ रहा है, मना रहा है, मम्मी और पापा से भी इस तरह की बात कर रहा है, नहीं, नहीं मैं तो उसके तरफ, एक विषम लिंगी जो आकर्षण है, वो परेशान उसको कर रहा है, वो समझ नहीं रहा। तो उसको हमें एक अच्छे-अच्छे उदाहरणों से और स्पष्ट रूप से आपको कैजुअल ढंग से बातें करके के साथ बैठ कर के मम्मी कहें कि अकेले में उसको कहीं ले जाएँ, साथ-साथ बताएँ, कई नए-नए उदाहरण दें कि देखो ये ऐसा हुआ तो इसका परिणाम ऐसा निकला, इसका ये है। तो बच्ची जो है समझ जाती है। और ऐसे ही बच्चे को उसको साथ चाहिए, बच्चे को पिता का और बेटी को माँ का। नहीं तो कोई रिश्तेदार भी बच्चे को बिगाड़ सकता है, कोई दोस्त भी बिगाड़ सकते हैं, सहेलियाँ भी बिगाड़ सकती हैं, कई अन्य उसमें जो प्यार आप कर लेंगे वो आपके बच्चे को अन्य कोई नहीं करेगा। ये आप समझ लीजिए कि वो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको किस तरह से ढालना चाहते हैं। क्योंकि आप दुखी हो, आपने उसके लिए कल्पनाएँ तो बहुत बना रखी हैं, परंतु अगर आप उसके साथ एक सही ढंग से, वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से उन चुनौतियों का सामना नहीं करते, तो आप ही पछताते रह जाएँगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों के साथ आपका जो व्यवहार है, जो संवेगात्मक स्थिति उसकी चल रही है, उसे भली-भाँति समझें। तो उन संवेगों को उसके अंदर क्या है कि कई प्रकार के वो जो है अच्छे आदतों का विकास करें। उसे सुबह अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ने की, अच्छे-अच्छे खेलने की, नए-नए खेल-कूदों का विकास उसके अंदर कराएँ, उसके अंदर उन चीज़ों की महत्ता बढ़ाएँ, तो वो अपने आप ही चेंज होती चली जाएगी। कै उसको हमेशा अपने साथ रखकर स्वाभाविक रूप से, जैसे माताएँ खाना बनाना सिखाएँ, कढ़ाई-बुनाई है, टीवी पर जो चीज़ें आ रही हैं, अगर वो बच्चा कुछ आपसे पूछ रहा है, तो उसे बहुत स्पष्ट रूप से बताएँ, क्योंकि वो अगर बाहर से सुनेगा, तो वो हमेशा विकृत रूप से आएगी। और कई बार आप उसको बताइए कि ये बात अभी मैं थोड़े दिन आपको नहीं समझा सकती, थोड़े दिन बाद मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात समझा सकूँगी। तो बच्चा अपने आप समझ जाता है। ऐसे ही मानसिक रूप से क्या होता है, वुडवर्थ जो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका कहना है कि 15 से 20 की अवस्था में बुद्धि की उच्चतम सीमा होती है। बुद्धि उत्कर्ष की उच्चतम सीमा होती है कि उसकी तीव्र गति से बुद्धि बढ़ती है। यानी कि उस दिन मैंने बताया था 16 वर्ष तक हमारी मानसिक आयु जो है परिपूर्ण सी हो जाती है, काफ़ी कुछ। तो इस समय
हमारी अधिकतम विकसित रूप जो है वो हमारे ऊपर है, तो उसके लिए हमें शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक मैंने बताया ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो हमें बच्चे को शारीरिक रूप से पहले पुष्ट बनाना पड़ेगा। उसके क्योंकि अगर जब बच्चा शारीरिक रूप से पुष्ट नहीं होता, तो वो दूसरे के बहकावे में जल्दी आ जाता है। तो जब उसकी शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो उसकी खेलों की व्यवस्था अच्छी करिए। खेल से बच्चा जो है पुष्ट होता है, मानसिक रूप से भी, और उससे उसे नई-नई तकनीकी समझ में आती है, नई-नई आविष्कार समझ में आते हैं, वो खेल-खेल में नई-नई चीज़ें सीख जाता है। उसको व्यावसायिक निर्देशन दीजिए, क्योंकि उस समय वो उस स्थिति में है, तो किस उसकी अभिरुचियों को देखकर उसके कार्य के रुझान को देख कर के आप उसको व्यावसायिक निर्देशन दीजिए, जिससे कि युवा होने पर उसको कोई कठिनाई ना हो। ये नहीं उसके अंतर्मन में इतना परेशानी हो रही है, उसे शोर सा हो रहा है कि मैं क्या करूँ? तो उसके मानसिक संघर्षों को, मानसिक संतुलन को बनाने के लिए आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक उसका भविष्य, जब आप व्यावसायिक निर्देशन देते हैं भले प्रकार से, तो उसका भविष्य भी सुनिश्चित होता है। आचरण द्वारा आपको सारी बातें उसको समझानी पड़ेंगी। जो जो कहना चाहिए कि उसकी जो बदलाव आ रहा है, वो एक अजीब से व्यवहार कर रहा है, उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब आपको ही करना है, कोई और आपके साथ नहीं करेगा। सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट करिए, वो बड़ा हो रहा है, वो पहले जैसा नहीं रहा। उसका व्यवहार को प्रभावित करने के लिए उसके अंदर बदलाव आ रहा है, वो अजीब होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आप उसको एप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा क्रिटिसिज्म, आलोचनाएँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसकी क्रिटिसिज्म मत करिए, उसके को प्रशंसा करिए, उसके हौसला अफ़ज़ाई करिए, परंतु हमेशा ध्यान रखिए कि उसके एफ़र्ट्स की हौसला अफ़ज़ाई करिए, कभी भी उसकी मत करिए। अगर आप उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, तो वो अभिमानी होता चला जाएगा, उद्दंड होता चला जाएगा। आप बताइए कि आपने इस कार्य के लिए कितने प्रयत्न किए, तभी आप इसमें सफल हो पाए। असफल हुए तो क्यों हुए? क्योंकि आपके एफर्ट्स में कमी थी। कहते हैं ना कि सफलता केवल यही यही सिद्ध करती है कि कार्य असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि कार्य के लिए प्रयत्न पूरा नहीं हुआ। तो जब हम प्रयत्न की बातें करते हैं बच्चे के साथ, तो वो अभिमानी नहीं होता, और उसके साथ-साथ वो करता है। उसको अकेलेपन से बाहर निकालिए, उसके व्यवहार, क्योंकि उसके व्यवहार, मनोवृत्ति और दृष्टिकोण में सब परिवर्तन हो रहा है, तो उसके लिए हमें उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा, और उसके अंदर एडवेंचर की भावना बहुत आ जाती है। वो हमेशा रोमांच से परिपूर्ण रहता है। आपने देखा कि उसको स्कूटर, मोटरसाइकिल आप नहीं दे रहे, परंतु उसके अंदर इच्छा होती है, और अगर दे देते हैं, तो अगर वो किशोर को दे देते हैं, तो इतनी तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाता है, इतनी तेज़ हवा में उड़ना चाहता है, तो उसके अंदर रोमांच है। वो चाहता है कि मैं बहुत एडवेंचर करूँ, कई नई-नई चीज़ें करूँ। तो उसके लिए क्या है कि उसके रोमांच की संतुष्टि के लिए आप उसको ट्रैकिंग पर ले जाइए, उसको अ, कहीं हिल स्टेशन पर लेकर जाइए, जहाँ पर वो पहाड़ों पर चल सके, नदी में तैर सके, नदियों पर ले जाइए तैराने के लिए। ये मतलब उसकी संतुष्टि के लिए आपको कई चीज़ें उससे करना पड़ेगा, कि वो जो है आउटिंग पर लेकर जाने से, चैलेंज, कोई भी काम के लिए उसको चैलेंज दे दीजिए कि बेटा, आज तुझे ये करना है, आज तुझे ये करना है, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जब आप ये इसको चुनौतियों का सामना करने की बड़ी इच्छा होती है, तो वो आपको शाम तक, आप तो सुबह चले गए कहकर, शाम तक उसने करा, अरे वाह! अक्सर लड़कियाँ और लड़के जो है अपने गिरोह में, अपने झुंड में, जिनको, क्योंकि दोस्तों को बहुत मानते हैं, दोस्तों के सामने ये दिखाना चाहते हैं, मैं तो ये भी कर लेती हूँ, मैं तो ये भी कर लेता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो वो इस चक्कर में बहुत बड़े-बड़े चैलेंज का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वो हमेशा, जैसे आप उसको बैडमिंटन खिलाइए, बैडमिंटन में है, कुश्ती है, पहलवानी है, उनसे, और साथ-साथ आप भी जुड़िए। क्योंकि बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रोग्रेसिव माइंड को उसके सुने।
जब वो बताए, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, मम्मा मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, उसको सहयोग दीजिए और सहयोग के साथ-साथ उसकी समीक्षा भी करते चले जाइए। जब आप ऐसा करते हैं, तो बच्चे के सामने एक स्पष्ट दृष्टिकोण आता चला जाता है और साथ-साथ उसको काउंसलिंग भी करिए कि वो किसका कहना मानता है। तो आपको, जैसे मैंने अभी आदर्शों की बात की, तो थर्ड पार्टी पर्सन से आप उसकी मुलाकात कराइए, उसके आदर्शों की आदर्शों के अनुरूप उसको बनाइए, क्योंकि उसका रुझान उसकी तरफ है। आप पहले समझ लीजिए वाक़ई ये व्यक्ति इसके योग्य है, और जब तीसरे पर्सन को पता चलता है कि बच्चा मुझे मॉडल मानता है, तो वो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उसे अच्छी तरह से अपनी बातों को समझाता भी है। बहुत खुश होते हैं ये, हर व्यक्ति खुश होता है कि बच्चा मुझे अपना आदर्श मानता है। तो आपको इस बात की बहुत दिन है, और एक काम और करिए कि बच्चे को ऑप्शंस देते रहिए, कि ये नहीं कि उसको ऑर्डर दे दिया, तू ये आज ये बना यही खा, ये पहनना है यही पहन, है? जैसे कि आज तुझे कढ़ी चावल खाने हैं, या तू राजमा खाना चाहता है या दाल खाना चाहता है, ये बना दूँ, तहारी बना दूँ या सिंपल चावल बना दूँ, या ये शर्ट पहनेगा, या तो उससे क्या है, उसकी बुद्धि का विकास बढ़ता चला जाता है। जब हम ऑप्शन देते हैं, तो बच्चा उस ढंग से सोचने की क्षमता भी रखता है। उसको बुरा लगता है कि जो दैनिक क्रियाओं में कोई चेंज नहीं, क्योंकि बच्चा परिवर्तन चाहता है। खुद परिवर्तित हो रहा है तो परिवर्तन भी चाहता है। जब वो परिवर्तन चाहता है, तो उसके साथ आप हर दृष्टिकोण में, कि बेटा आज इधर से ना चल के इधर से चलें, आज इस तरह से इस कार्य को इस तरह से करके देखें। तो उसके अंदर जब परिवर्तन आते हैं, यानी कि उसके अंदर ऑप्शंस उसके सामने होते हैं, तो वो खुद भी चेंज होता है। उसकी रुचियों को जानने से फिर आप एक्टिविटीज़ कीजिए। अब उसके साथ, जो मैं अभी आपसे कह रही थी, यौन शिक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी भी बताया कि ये जो परिस्थिति है, ये सबसे ज़्यादा प्रबल रूप में उसके अंदर आती है। वो खुद नहीं समझ पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ना बच्ची समझ पा रही, ना बच्चा समझ पा रहा। तो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, संवेगात्मक रूप से भी, और समाज के उसमें पहले वो कैसे भी कपड़े पहन के चलता था, अब वो कपड़ों पर ध्यान देता है। तो समाज के रूप में हर दृष्टिकोण से उसके अंदर ये जो यौन परिवर्तन सबसे ज़्यादा लक्षित होते हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि अट्रैक्शन नॉर्मल है, कि अगर किसी विषम लिंगी के प्रति आकर्षण हो रहा है, ये नॉर्मल है। तो जो है, हमारे साथ भी तो ऐसा हुआ, तेरे साथ ही क्या हो रहा है? हमें भी चेंज है। और कई बार क्या होता है, उसको एक जो है स्वच्छता की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कि उसके जो यौन अंग हैं, उसकी स्वच्छता पर वो भली-भाँति ध्यान दे। क्योंकि कई बार उनको समझाया जाए कि कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो वो कई बार घबरा जाता है कि क्या हुआ मेरे साथ? तो उसको आप स्पष्ट रूप से समझाइए। पिता पुत्र को समझा सकता है, माँ बेटी को समझा सकती है, क्योंकि और बताएं कि उद्वेग रहित हो, ये कोई वो नहीं है, एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ना तुम इससे डरो, ना बेचैन हो, ना व्याकुल हो, ना घबराओ, ये सब स्वाभाविक है। तो उनके कार्य और उनके कार्य को यानी यौन अंग के जो कार्य हैं, उनकी प्रक्रियाओं को उन्हें समझाना पड़ेगा। संतानोत्पत्ति के अब तो कई स्कूल्स में बहुत कुछ समझा दिया जाता है, तो माता-पिता का जो है कार्य, क्योंकि संकोच करते हैं माता-पिता कि इसको कैसे समझाएँ। तो उनका बहुत सारा विद्यालय जो है, स्कूल्स हैं, वो उनका कार्य को बहुत हल्का कर रहे हैं। ये एक सराहनीय प्रयास है कि बच्चे को उसके विषय में बताया जा सकता है। तो और सही और गलत बताना हमारा फ़र्ज़ है। कल को बच्चा अगर कहीं स्खलित होता है, फिसल जाता है, तो उसमें हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है। हमें हमेशा समझना है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें बताने पड़ेंगे। सर्च कर रहे हैं, और बच्चे को आप नहीं समझा पा रहे, तो आप सर्च करके उसको वो वीडियो या ऑडियो उसको दीजिए। उसको उस तरह की पाठ्य सामग्री दीजिए, जिससे कि वो एक स्वस्थ दृष्टिकोण उसके प्रति ले सके। और सेफली ये भी देखिए कि ये बच्चा किसके कॉन्टैक्ट में है। क्योंकि कई बार गलत उसमें जब बच्चा पड़ जाता है, तो वो सड़क पर ही आ जाता है। जैसे सड़क पे बच्चे घूमते रहते हैं, इस तरह के उनका व्यवहार है। कई सारे अपराधों को अगर आप देखें, तो इस किशोरावस्था के परिणाम होते हैं, क्योंकि उनको यौन शिक्षा सही ढंग से नहीं दी गई होती। तो आप घर का वातावरण एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि बच्चा जो है गलत बात को भी आपसे शेयर कर सके, शेयरिंग उसके
अंदर हो, कंट्रोलिंग हो उसके अंदर, कि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सके। और जो है एनवायरनमेंट आप इस तरह का क्रिएट कर दीजिए कि बच्चा आपसे इमोशनली अटैच हो जाए, कि वो हमेशा हर तरह से भावनाओं के माध्यम से आपसे अटैच रहे। और आप ये अब आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। प्रकृति भी तो अपने बीज को किस तरह से सुरक्षित कर कर पोषित करती है। आप जरा मटर को देखिए कि मटर के अंदर दाने होते हैं, ऊपर से कवर होता है। उस कवर के अंदर दाने विकसित होते रहते हैं, कवर बढ़ता चला जाता है और दाने विकसित होते हैं। उसके कवर को आप देख के देखिए तो एक इस तरह का ऊपर के, उससे ऊपर सॉफ्ट होता है, उसके नीचे एक ऐसा प्लास्टिक जैसा कवर आता है कि जो दानों को कितना सुरक्षित रखता है। वही आप हैं। ऐसे सेम के की फली को देख लीजिए, आप प्रकृति से ही सारी चीज़ सीख लीजिए। सेम की फली में जब आप सेम को निकालते हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा पाउडर सा, या कहना चाहिए फ़ोम सा, रुई की तरह से उसके ऊपर रहता है। यानी कि आप उसको वो सेम अपने दानों को किस तरह से सुरक्षित रख रहा है। तो अगर हम उस दानों को बोएँगे, डायरेक्ट बो देंगे ऐसे ही, तो जब हम जो पके वो फली सहित अगर दानों को बोते हैं, तो उसको तोड़ने में परेशानी होती है। खुला हुआ जो दाना अगर बोया जाता है, तो वो जल्दी प्रस्फुटित हो जाता है, अंकुरित होता है, पुष्पित होता है, पल्लवित होता है। इसलिए हमें अपने बच्चे को खूब अच्छी तरह खोलना होगा, पहले उसको समझाना पड़ेगा। आप उसके लिए मास्क हैं, हेलमेट है और बेल्ट सीट है, क्योंकि आप एक तरह से उसकी सुरक्षा कवच है। उस सुरक्षा कवच को आपको बहुत अच्छी तरह से उसको तन-मन विकसित करने के लिए आप उसको ध्यान दीजिए। तो शोर को सुनकर, जो उसके अंदर जो शोर उठ रहा है, उसके अंदर जो परेशानी है, जो वो परेशान है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, कब करूँ, क्या करूँ? तो वो जो है उसको शोर को सुनकर वो उसके अंदर उत्तेजना ना आए, उसके वो परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, और ध्यान से आप मनन चिंतन करते हुए व्यवहार करें, कि जिससे क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, भिन्न प्रकृति वाला होता है, तो उसको आप भली भांति उसी तरह से सिखा सकें, से उसका भली प्रकार संवर्धन कर सकें, उसको बढ़ा सकें। उसकी प्रतिभा को नकारिए मत, उसको बढ़ाइए, उसका वर्धन करिए, उसका संवर्धन करिए, उसको विकसित करिए। तो वो क्या है, आपकी समझदारी है, आप किस तरह से उसको समझाते हैं। देखिए, कल्पना सुंदर होती है, आप अपने किशोर की, एक युवा, स्वस्थ युवा के विषय में कल्पना करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा बन कर के आगे आएगा। पर कल्पना सुंदर होती है, पर उससे जिया नहीं जा सकता। केवल कल्पना में जिया नहीं जा सकता, बल्कि वास्तविकता कड़वी होती है, पर उसे छोड़ा नहीं जा सकता। उसको हम वास्तविकता को छोड़ भी नहीं सकते। और जब क्रांतिकारी बदलाव को हम जब सही दिशा देते हैं, तभी हम एक स्वस्थ स्वस्थ युवा का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने किशोर के शोर को भली-भाँति जानिए, उसके अनुरूप, तदनुरूप उसका आचरण कीजिए, आचरण करिए। देखिए, एक स्वस्थ युवा और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की आप नींव डाल रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।